विज्ञान के इस दिशा में प्रयास। गर्भस्थ शिशु का इच्छानुवर्ती निर्माण करने की दिशा में अब विज्ञान भी सक्रिय हुआ है। पिछले दिनों संतान पर पड़ने वाले माता पिता के शारीरिक रोग, स्वभाव और गुण दोषों को लेकर जीव विज्ञान की एक शाखा है जेनेटिक्स, जिसे जनन विज्ञान भी कह सकते हैं, और उसकी उपशाखा है यूजेनिक्स, जिसे हिंदी में सुप्रजनन अथवा नस्ल सुधार कहा जा सकता है। उसमें यह माना गया है कि मनुष्यों की वर्तमान पीढ़ी के पूर्वज लंबाई, मजबूती, निरोगता, दीर्घ जीवन आदि सभी दृष्टि से बड़े चढ़े थे। हम उनकी अपेक्षा कहीं अधिक निर्बल एवं रुग्णताग्रस्त हो गए हैं। इस कमी को पूरा करके पूर्वजों की अथवा उसमें से अच्छी स्थिति में पहुंचने की अपनी इच्छा स्वाभाविक है। यूजेनिक्स के अंतर्गत इसके लिए उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मानसिक संरचना एवं व्यक्तित्व की अनेक धाराओं में भी ऐसे सुधार किए जाने अपेक्षित हैं जिनके आधार पर मनुष्य को सुविकसित कहा जा सके। अच्छा बीज अच्छी जमीन में बोया जाए तो उससे मजबूत पौधा उगेगा और उस पर बढ़िया फल फूल आएंगे। इस तथ्य से क्या शिक्षित क्या अशिक्षित सभी परिचित हैं। जिन्हें कृषि एवं उद्यान से अच्छा प्रतिफल पाने की आकांक्षा है, वे इस तथ्य पर आरंभ से ही ध्यान रखते हैं और उत्पादन के लिए मूलभूत आधारों को सतर्कता के साथ जुटाया जाए और उनका स्तर ऊंचा रखा जाए, इस पर ध्यान देते हैं। यूं विवाह एक निजी मामला समझा जाता है और संतान उत्पादन को भी व्यक्तिगत क्रियाकलाप की परिधि में सम्मिलित करते हैं, पर वस्तुतः यह एक सार्वजनिक, सामाजिक एवं सार्वभौम प्रश्न है, क्योंकि भावी पीढ़ियों के निर्माण की आधारशिला यही है। राष्ट्र और विश्व का भविष्य उज्जवल एवं सुसंपन्न बनाने की प्रक्रिया धन समृद्धि पर टिकी हुई नहीं, वरन इस बात पर निर्भर है कि भावी नागरिकों का शारीरिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक स्तर कैसा होगा। धातुएं, इमारतें या हथियार नहीं, वरन किसी राष्ट्र की वास्तविक संपदा वहां के नागरिक ही होते हैं। वे जैसे भी भले या बुरे होंगे, उसी स्तर का समाज, समय एवं वातावरण बनेगा। इसलिए भावी प्रगति की बात सोचने में हमें सुसंतति के निर्माण की व्यवस्था जुटाने की बात ध्यान में रखनी चाहिए। घरेलू पशुओं, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों के बारे में हमारे प्रयास ये होते हैं कि उनकी संतानें उपयुक्त स्तर की हों, जिन्हें इस उद्देश्य को पूरा करने में रुग्ण, दुर्बल अथवा अयोग्य समझते हैं, उनका प्रजनन प्रतिबंधित कर देते हैं। इस प्रतिबंधन प्रोत्साहन में उचित वंश वृद्धि की बात ही सामने रखी जाती है। क्या मानव प्राणी की नस्लें ऐसी ही अस्त व्यस्त बनने दी जानी चाहिए जैसे कि इन दिनों बन रही हैं? क्या इस संदर्भ में कुछ देखभाल करना या सोचना विचारना समाज का कर्तव्य नहीं? क्या बच्चे माता पिता की ही संपत्ति हैं? क्या उनका स्तर समाज को प्रभावित नहीं करता? इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि किसी राष्ट्र या समाज का भविष्य उसकी भावी पीढ़ियों पर निर्भर है। यदि सुयोग्य नागरिकों की जरूरत हो तो भोजन, चिकित्सा अथवा शिक्षा का प्रबंध कर देने से काम नहीं चलेगा। इस सुधार का क्रम सुयोग्य जनक जननी द्वारा सुविकसित संतान उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व निभाने से होगा। यह तैयारी विवाह के दिन से ही आरंभ हो जाती है। सुयोग्य संतान के उत्पादन तथा भरण पोषण के उपयुक्त नहीं है तो उनके द्वारा की जाने वाली वंश वृद्धि अवांछनीय स्तर की ही बनेगी और उसका दुष्परिणाम समस्त समाज को भुगतना पड़ेगा। वंशानुक्रम विज्ञान की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। जनन रस में पाए जाने वाले गुण सूत्रों को भावी पीढ़ियों के निर्माण का सारा श्रेय दिया जा रहा है। इन जीव कणों में हेरफेर करके ऐसे उपाय ढूंढे जा रहे हैं जिनके आधार पर मनचाहे आकार प्रकार की संतानों को जन्म दिया जा सके। इस अत्युत्साह में अभी तक आंशिक सफलता ही मिली है, क्योंकि गुण सूत्रों ने आकृति तक में अभीष्ट परिवर्तन प्रस्तुत नहीं किया। फिर प्रकृति के परिवर्तन की तो बात ही क्या की जाए। प्रयोगशालाओं में रासायनिक पदार्थों की अथवा विद्युत उपचार की ऐसी विधि व्यवस्था सोची जा रही है जिससे अभीष्ट स्तर की संतान पैदा की जा सके। इस दिशा में जी तोड़ प्रयत्न हो रहे हैं।
और सोचा जा रहा है कि बिना माता का स्तर सुधारे अथवा बिना वातावरण की चिंता किए वैज्ञानिकता के आधार पर सुसंतति उत्पादन की व्यवस्था यांत्रिक क्रियाकलाप द्वारा संपन्न कर ली जाए। जनन रस में पाए जाने वाले गुणसूत्र में एक व्यक्त रूप में है, दूसरा अव्यक्त रूप में है, रिसेसिव। व्यक्त भाग को भौतिक माध्यमों से प्रभावित किया जा सकता है और उस सीमा तक भले या बुरे प्रभाव संतान में उत्पन्न किए जा सकते हैं, पर अव्यक्त रिसेसिव स्तर को केवल जीव की निजी इच्छा शक्ति ही प्रभावित कर सकती है। महत्वपूर्ण परिवर्तन इस चेतनात्मक परिधि में ही हो सकते हैं। इसके लिए रासायनिक अथवा चुंबकीय माध्यमों से काम नहीं चल सकता। इसके लिए चिंतन को बदलने वाली अंतःस्फुरणा अथवा दबाव भरी परिस्थितियां होनी चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह सोचा जाने लगा है कि माता पिता का स्तर सुधारे बिना सुसंतति की समस्या प्रयोगशालाओं द्वारा हल ना हो सकेगी। वनस्पति अथवा पशुओं में सुधार उत्पादन सरल है, पर मनुष्यों में पाए जाने वाले चिंतन तत्व में उत्कृष्टता भरने की आवश्यकता यांत्रिक पद्धति द्वारा ही कदाचित पूरी हो सकेगी। गुण सूत्रों में हेरफेर करके तत्काल जिस नई पीढ़ी का स्वप्न इन दिनों देखा जा रहा है उसे म्यूटेशन, आकस्मिक परिवर्तन प्रक्रिया कहा जा सकता है। म्यूटेशन के संदर्भ में पिछले दिनों पैवलव, मैकडुगल, मॉर्गन, मुलर आदि जीव विज्ञानियों ने अनेक माध्यमों और उपकरणों से विविध प्रयोग किए हैं। उन्होंने जनन रस को प्रभावित करने वाले विद्युतीय और रासायनिक उपाय अपनाए। सोचा यह गया था कि उससे अभीष्ट शारीरिक और मानसिक क्षमता संपन्न पीढ़ियां उत्पन्न होंगी, पर उनसे मात्र शरीर की ही दृष्टि से थोड़ा सा हेरफेर हुआ। विशेषतः बिगाड़ प्रयोजन में ही सफलता अधिक मिली। सुधार की गति अति मंद रही। गुणों में पूर्वजों की अपेक्षा कोई अतिरिक्त सुधार संभव ना हो सका। एक जाति के जीवों में दूसरे जाति के जीवों की कलमें लगाई गईं और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न की गईं। ये प्रयोग उसी जीवधारी तक अपना प्रभाव दिखाने में सफल हुए। अधिक से अधिक एक पीढ़ी कुछ बदली सी जन्मी, किंतु इसके बाद वह क्रम समाप्त हो गया। घोड़ी और गधे के संयोग से उत्पन्न होने वाले खच्चर पीढ़ियों को जन्म देने में असमर्थ रहते हैं। वर्ण संकर संतान उत्पन्न करके पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सशक्त और समर्थ पीढ़ियां उत्पन्न करने का उत्साह अब क्रमशः घटता चला जा रहा है। इस संदर्भ में प्रथम आवश्यकता तो यही रहती है कि प्रकृति एक ही जाति के जीवों में संकरण स्वीकार करती है। मात्र उपजातियों में ही प्रत्यारोपण सफल हो सकता है। यदि शरीर रचना में विशेष अंतर होगा तो संकरण प्रयोगों में सफलता ना मिलेगी। दूसरी बात यह है कि काया की दृष्टि में थोड़ा सुधार इस प्रक्रिया में हो भी सकता है, गुणों में नहीं। वर्ण संकर गायें मोटी तगड़ी तो हुई, पर अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक दुधारू ना बन सकी। इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उत्कृष्टता जीव के अपने विकासक्रम के साथ जुड़ी हुई है। वह बाहरी उलट पुलट करके विकसित नहीं की जा सकती। सुसंतति के संबंध में वैज्ञानिक प्रयोग अधिक से अधिक इतना ही कर सकते हैं कि रासायनिक हेरफेर करके शारीरिक दृष्टि से अपेक्षाकृत थोड़ी मजबूत पीढ़ियां तैयार कर दें, पर उनमें नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक उत्कृष्टता भी होगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐसी दशा में उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकने वाले नागरिकों का सर्वतोमुखी सृजन कहाँ संभव होगा। उस अत्युत्साह से अब वंशानुक्रम लगभग हतोत्साहित हो चला है और सोचा जा रहा है कि अभिभावकों को ही सुयोग्य बनाने पर ध्यान दिया जाए। एक ओर अयोग्य व्यक्तियों को अवांछनीय उत्पादन से रोका जाए, दूसरी ओर सुयोग्य, सुसंस्कृत एवं समुन्नत लोगों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विवाह निजी मामला ना रहे, वरन इस बात का सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाए कि शारीरिक ही नहीं अन्य दृष्टियों से भी सुयोग्य और समर्थ को विवाह बंधन में बंधने और संतानोत्पादन के लिए स्वीकृति दी जाए। जर्मनी के 3 प्रसिद्ध जीव विज्ञानियों ने वंशानुक्रम विज्ञान पर एक संयुक्त ग्रंथ प्रकाशित कराया जिसका नाम है ह्यूमन हेरिडिटी। लेखकों के नाम है डॉक्टर ऑरवेन वेवर, डॉक्टर आयोजेन फिशर
और डॉक्टर फ्रिट्ज लेंस। उन्होंने वासना के उभार में चल रहे अंधाधुंध विवाह संबंधों के कारण संतान पर होने वाले दुष्प्रभावों को मानवीय भविष्य के लिए चिंताजनक बताया है। लेखकों का संयुक्त मत है कि अनियंत्रित विवाह प्रथा के कारण पीढ़ियों का स्तर बेतरह गिरता जा रहा है। उन्होंने इस बात को भी दुखद बताया है कि निम्न वर्ग की संतानें बढ़ रही हैं और उच्च स्तर के लोगों की संख्या तथा संतानें घटती चली जा रही हैं। पीढ़ियों में आकस्मिक परिवर्तन म्यूटेशन के विशेष शोधकर्ता टर्नियर का निष्कर्ष यह है कि मानसिक दुर्बलता के कारण गुणसूत्र में ऐसी अशक्तता आती है जिसके कारण पीढ़ियां गई गुजरी बनती हैं। इसके विपरीत मनोबल संपन्न व्यक्तियों की आंतरिक स्फुरणा उनके जनन रस में ऐसा परिवर्तन कर सकती है जिससे तेजस्वी और गुणवान ही नहीं, शारीरिक दृष्टि से भी परिपुष्ट संतानें उत्पन्न हों। वंश परंपरा से जुड़े हुए कुष्ठ, उपदंश, क्षय, दमा, मधुमेह आदि रोगों की तरह विधेयात्मक पक्ष यह भी है कि मनोबल के आधार पर उत्पन्न चेतनात्मक समर्थता पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े और उसका सत्परिणाम शरीर, मन अथवा दोनों पर प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो सके। चमत्कारी अनुवंशिक परिवर्तन इसी आधार पर संभव है। मात्र रासायनिक परिवर्तन के लिए भौतिक प्रयास इस प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर सकते। यह तथ्य हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि जिस प्रकार परिवार नियोजन के द्वारा अवांछनीय उत्पादन रोकने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार समर्थ और सुयोग्य संतान उत्पादन के लिए आवश्यक ज्ञान, आधार साधन एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाए। क्या मनुष्य पूर्वजों की प्रतिकृति है? अनुवांशिकी विज्ञान के अंतर्गत पिछले दिनों यह सिद्ध किया जाता रहा है कि प्राणी अपने पूर्वजों की प्रतिकृति होते हैं। माता पिता के डिंब कीट और शुक्र कीट मिलजुल कर भ्रूण कलल में परिणत होते हैं और शरीर बनना आरंभ हो जाता है। उस शरीर में से जो मन चेतना रहती है उसका स्तर भी पूर्वजों की मनस्थिति की भांति ही उत्तराधिकार में मिलता है। शरीर की संरचना और मानसिक बनावट के लिए बहुत हद तक पूर्वजों के उन जीवाणुओं को ही जिम्मेदार ठहराया गया है जो परंपरा के रूप में वंशधरों में उतरते चले जाते हैं। इस प्रतिपादन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, पूर्वजों के ढांचे में ढला हुआ एक खिलौना मात्र है। यदि संतान को सुयोग्य सुविकसित बनाना हो तो वह कार्य पीढ़ियों पहले आरंभ किया जाना चाहिए, अन्यथा सांचे में ढले हुए इस खिलौने में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन ना हो सकेगा। अनुवांशिकी का प्रतिपादन जहां तक मानव प्राणी का संबंध है बहुत ही अपूर्ण और अवास्तविक है। पशु पक्षियों में एक हद तक यह बात सही भी हो सकती है, पर मनुष्य के लिए यह कहना अनुचित है कि वह पूर्वजों के सांचे में ढला हुआ एक उपकरण मात्र है। यह मानवीय इच्छा शक्ति, विवेक बुद्धि, स्वतंत्र चेतना और आत्मनिर्भरता को झुठलाना है। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और मनोविज्ञानवेत्ता वातावरण एवं परिस्थितियों के उत्थान पतन का कारण बताते रहे हैं। आत्मवेत्ताओं ने एक स्वर से सदा यही कहा है कि मनुष्य की अंतः चेतना स्वनिर्मित है। वह वंश परंपरा से नहीं, संचित संस्कारों और प्रस्तुत प्रयत्नों के आधार पर विकसित होती है। इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के आधार पर अपने मानसिक ढांचे में कोई चाहे तो आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। अनुवंशिकी की मान्यताएं एक हद तक ही सही ठहराई जा सकती हैं। चमड़ी का रंग, चेहरा, आकृति, अवयव आदि पूर्वजों की बनावट के अनुरूप हो सकते हैं, पर गुण, कर्म, स्वभाव भी पूर्वजों जैसा ही हो यह आवश्यक नहीं है। यदि ऐसा ही रहा होता तो किसी कुल में भी सभी अच्छे और किसी कुल में सभी बुरे उत्पन्न होते। रुग्णता, स्वस्थता, बुद्धिमता, मूर्खता, सज्जनता, दुष्टता, कुशलता और अस्तव्यस्तता भी परंपरागत होती तो प्रगतिशील वर्ग के परिवार के सभी सदस्य सुविकसित होते और पिछड़े लोगों का स्तर सदा के लिए गया गुजरा ही बना रहता। तब उत्थान पतन के लिए किए गए प्रयत्नों की भी कुछ सार्थकता ना होती, वातावरण का कोई भी प्रभाव न पड़ता, पर ऐसी स्थिति है नहीं।
पूर्वजों की स्थिति से सर्वथा भिन्न स्तर की संतानों के अगणित उदाहरण पग पग पर सर्वत्र बिखरे हुए देखे जा सकते हैं। इससे मनुष्य की स्वतंत्र चेतना और इच्छा शक्ति की प्रबलता का ही साक्ष्य ही स्पष्ट रूप से सामने आता है। मध्यम मनुष्यों की संतान क्या जन्मजात रूप से उस लत से ग्रस्त होती है? इस खोजबीन में पाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वरन उल्टा यह हुआ है कि बच्चों ने बाप को मद्यपान के कारण अपनी बर्बादी करते देखा तो वे उसके विरुद्ध हो गए और उन्होंने न केवल मद्यपान से अपने को छूता रखा वरन दूसरों को भी अपनाने से रोका। मनुष्यों में गुणसूत्रों के हेरफेर से जो परिणाम सामने आए हैं उनसे स्पष्ट है कि बिगाड़ने में अधिक और बनाने में कम सफलता मिली है। विकलांग और पैतृक रोगों से ग्रस्त संतान उत्पन्न करने में आशाजनक सफलता मिली है, क्योंकि विषाक्त मादकता से भरे रसायन सदा अपना त्वरित परिणाम दिखाते हैं। यह गति विकासोन्मुख प्रयत्नों की नहीं होती। नीला तोता खाने से ही उल्टी तुरंत हो सकती है, पर पाचन शक्ति सुधार देने के प्रयोग उतने सफल नहीं होते। देव से असुर की शक्ति को अधिक मानने का यही आधार है। मनुष्यों में मनचाही संतान उत्पन्न करने का प्रयोग सिर्फ इतनी मात्रा में कुछ अधिक सफल हुआ है कि रंग, रूप और गठन की दृष्टि से जनक जननी का सादृश्य दृष्टिगोचर हो सके। काया की आंतरिक दृढ़ता, बौद्धिक तीक्ष्णता एवं भावनात्मक उत्कृष्टता उत्पन्न करने में वैज्ञानिक प्रयोगों का परिणाम उत्साहवर्धक नहीं निकला है। गुण सूत्रों को बदलने हेतु इन दिनों विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक हेरफेर के साधन जुटाए जा रहे हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि यह बाहरी थोपताप स्थिर न रह सकेगी। उससे क्षणिक चमत्कार भले ही देखा जा सके। शरीर के प्रत्येक अवयव को मस्तिष्क प्रभावित करता है और मस्तिष्क का सूत्र संचालन इच्छा शक्ति के हाथ में रहता है। अस्तु शारीरिक व मानसिक समस्त परिवर्तनों का तात्विक आधार इस इच्छा शक्ति को ही मानना पड़ेगा। गुण सूत्रों पर भी इसी ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और इसी माध्यम से वे परिवर्तन किए जा सकते हैं जो मनचाही पीढ़ियां उत्पन्न करने के लिए वैज्ञानिकों को अभीष्ट हैं। अभीष्ट स्तर की पीढ़ियां क्या रासायनिक हेरफेर अथवा विद्युतीय प्रयोग उपकरणों द्वारा प्रयोगशालाओं में विनिर्मित हो सकती हैं? यह एक जटिल प्रश्न है। यदि हो सका तो यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य इच्छा शक्ति का धनी ही नहीं वरन रासायनिक पदार्थों की परावलंबी प्रतिक्रिया मात्र है। यदि यह सिद्ध हो सका तो इसे मनोबल और आत्मबल की गरिमा समाप्त कर देने वाली दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कहा जाएगा, पर ऐसा हो सकना संभव दिखाई नहीं पड़ता, भले ही उसके लिए एड़ी चोटी के प्रयत्न कितने ही किए जाते रहें। शरीर के विभिन्न अंगों पर दबाव डाले जाते रहे हैं, पर प्राणी की मूल इच्छा ने उस दबाव को आवश्यक नहीं समझा तो उस तरह के परिवर्तन नहीं हो सके। चीन में शताब्दियों तक स्त्रियों के पैर छोटे होना सौंदर्य का चिन्ह माना गया। इसके लिए उन्हें कड़े जूते पहनाए जाते थे। उससे पैर छोटे बनाने में सफलता भी मिली, पर वंश परंपरा की दृष्टि से वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हर नई लड़की के पैर पूरे अनुपात से ही होते थे। प्राणियों के क्रमिक विकास में इच्छा शक्ति का ही प्रधान स्थान रहा है। मनुष्य तो मनोबल का धनी है। उसकी बात जाने भी दें और अन्य प्राणधारियों पर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि उनकी वंश परंपरा में बहुमुखी परिवर्तन होता रहा है। इसका कारण सामयिक परिस्थितियों का चेतना पर पड़ने वाला दबाव ही प्रधान कारण रहा है। असुविधाओं को हटाने और सुविधाएं बढ़ाने की आंतरिक आकांक्षा ने प्राणियों की शारीरिक स्थिति और आकृति में ही नहीं प्रकृति में भी भारी हेरफेर प्रस्तुत किया है। जीव विज्ञानी इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं। यदि पूर्वजों के गुण लेकर ही संतानें उत्पन्न होने वाली बात को सही माना जाए तो जीवों की आकृति प्रकृति में परिवर्तन कैसे संभव हुआ? उस स्थिति में तो पीढ़ियों का स्तर एक ही प्रकार का चलता रहना चाहिए था। लैमार्क ने प्राणियों का स्तर बदलने में वातावरण और परिस्थितियों को श्रेय दिया है। वे कहते हैं इच्छा शक्ति इन्हीं दबावों के कारण उभरती उतरती है। सुविधा संपन्न परिस्थितियों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता।
अतएव उनका शरीर ही नहीं, बुद्धि कौशल भी ठप पड़ जाता है। अमीरी के वैभव में पले हुए लोग अक्सर छुई मुई बने रह जाते हैं और उनका चरखा बिखेर देने के लिए छोटा सा आघात ही पर्याप्त होता है। लैमार्क ने नए किस्म के अनेक जीवधारियों की उत्पत्ति का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वे बाहर से मौलिक जीव दिखने पर भी वस्तुतः किसी ऐसे पूर्व प्राणी के ही वंशज होते हैं जिन्हें परिस्थितियों के दबाव से अपने परंपरागत ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। जीवों के विकास इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये प्रमाण भरे पड़े हैं कि प्राणियों के अंग प्रत्यंग निष्क्रियता के आधार पर कुंठित हुए हैं और सक्रियता ने उन्हें विकसित किया है। प्रवृत्ति, प्रयोजन और चेष्टाओं की मूल इच्छा शक्ति ही प्राणी सत्ता में विकास व अवसाद उत्पन्न करती है। रासायनिक पदार्थों और गुणसूत्रों की वंश परंपरा विज्ञान में कायिक क्षमता को एक अंश तक प्रभावित करने वाला आधार माना जाना चाहिए। आधुनिक विज्ञानवेत्ता मौलिक भूल यह कर रहे हैं कि मानवीय सत्ता को उन्होंने रासायनिक प्रतिक्रिया मात्र समझा है और उसका विकास करने के लिए जनक जननी को नहीं वरन उनके जनन रसों को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। इस एकांगी आधार को लेकर मनचाही आकृति प्रकृति की पीढ़ियां वे कदाचित ही पैदा कर सकें। वैज्ञानिक बीजमैन ने चूहों और चूहियों की लगातार 20 पीढ़ियों तक पूंछें काटी और देखा कि क्या इसके फलस्वरूप बिना पूंछ वाले चूहे पैदा किए जा सकते हैं। उन्हें अपने प्रयोग में सर्वथा असफल होना पड़ा। बिना पूंछ के माँ बाप भी पूंछ वाले बच्चे ही जन्मते गए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि मात्र शारीरिक हेरफेर से वंशानुक्रम नहीं बदला जा सकता। इसके लिए प्राणी की अपनी रुचि एवं इच्छा का समावेश होना नितांत आवश्यक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी खोजों में ऐसे कितने ही प्राणियों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने शरीर के किसी अवयव को निष्क्रिय रखा तो वह क्षीण होता चला गया और लुप्त भी हो गया। इसके विपरीत ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं जिनमें आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है वाले सिद्धांत को सही सिद्ध करते हुए अपने शरीर में कई तरह के नए पुर्जे विकसित किए और पुरानों को आश्चर्यजनक स्तर तक परिष्कृत किया। समुद्र तट की गहराई में रहने वाली मछलियों को प्रकाश से वंचित रहना पड़ता है, अतएव उनकी आंखों का चिन्ह रहते हुए भी उनमें रोशनी नहीं होती। आंख वाले अंधों में उनकी गणना की जा सकती है। अंधेरी गुफाओं में जन्मे और पलने वाले थलचरों का भी यही हाल होता है। उनकी आंखें ऐसी होती हैं जो अंधेरे में ही कुछ काम कर सकें, प्रकाश में तो वे बेतरह चौंधिया जाती हैं और निकम्मी साबित होती हैं। समर्थ का चुनाव मात्र शारीरिक बलिष्ठता पर निर्भर नहीं है, वरन सच पूछा जाए तो उनकी मनस्थिति की ही परख इस कसौटी पर होती है। पशु वर्ग और सरीसृप वर्ग के विशालकाय प्राणी आदिम काल में थे। उनकी शरीरगत क्षमता अद्भुत थी, फिर भी वे मंदबुद्धि, अदूरदर्शिता, आलस्य जैसी कमियों के कारण दुर्बल संज्ञा वाले ही सिद्ध हुए और अपना अस्तित्व खो बैठे। जबकि उसी समय में छोटी काया वाले प्राणी अपने मनोबल के कारण न केवल अपनी सत्ता संभालते रहे वरन क्रमशः विकासोन्मुख भी होते चले गए। जीवों के विकास क्रम का एक महत्वपूर्ण आधार यह रहा है कि उन्हें परिस्थितियों से जूझना पड़ा। अवरोध के सामने टिके रहने के लिए अपने शरीर में तथा स्वभाव में अंतर करना पड़ा। यह परिवर्तन किसी रासायनिक हेरफेर के कारण नहीं, विशुद्ध रूप से इच्छा शक्ति की प्रवाह धारा बदल जाने से संभव हुआ है। जीवन संग्राम में जूझने की पुरुषार्थ परायणता का उपहार ही अल्प प्राण जीवों को महाप्राण स्तर तक बना सकने के रूप में मिला है। जीवन संग्राम में जूझने की पुरुषार्थ परायणता का उपहार ही अल्प प्राण जीवों को महाप्राण स्तर का बन सकने के रूप में मिला है। जिन्होंने विपत्ति से लड़ने की हिम्मत छोड़ दी और हताश होकर पैर पसार कर बैठे, उन्हें प्रकृति ने कूड़े कचड़े की तरह बुहार कर घूरे पर पटक दिया। किसान और माली भी तो अपने खेत बाग में अनुपयोगी खरपतवार की ऐसी ही उखाड़ पछाड़ करते रहते हैं।
विकास की उपलब्धि पूर्णतः जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप ही मिलती है और इस संघर्षशीलता का पूरा अधिकार साहसी एवं पुरुषार्थी मनोभूमि के साथ जुड़ा रहता है। आनुवंशिकी विज्ञान के अन्य शोध कितने ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, पर यह प्रतिपादन स्वीकार नहीं हो सकता कि प्राणियों का, विशेषतः मनुष्यों का स्तर पूर्वजों के परंपरागत गुणसूत्रों पर निर्भर है। इच्छा शक्ति की प्रचंड समर्थता के आधार पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों की संभावना को मान्यता देने के उपरांत ही वंशानुगत विशेषताओं की चर्चा की जाना ही उचित है। इच्छा शक्ति की प्रचंड समर्थता के आधार पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों की संभावना को मान्यता देने के उपरांत ही वंशानुगत विशेषताओं की चर्चा की जाना ही उचित है। मानव जाति के उज्जवल भविष्य का प्रश्न बहुत कुछ सुसंतति के निर्माण की प्रक्रिया पर निर्भर है। इसके विभिन्न पक्षों पर विचार करना पड़ेगा और आवश्यक आधार खोजना पड़ेगा। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारतीय मनीषियों ने बहुत पहले ही सामान्य गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का अधिकाधिक पालन करने पर ही सुविकसित संतान के जन्म की संभावना व्यक्त की थी और अनियंत्रित कामोपभोग को न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया था, वरन उससे अविकसित, निर्बल तथा अयोग्य संतानों के जन्म की आशंका व्यक्त की थी।